Hello everyone. So in today's class we are going to discuss about the chemiosmotic hypothesis and the Kelvin cycle. ठीक है, chemiosmotic hypothesis और क्या, Kelvin cycle. Last class में we were discussing about the electron transport chain and the light harvesting complexes. I hope you guys understood the process, right? It was not that difficult also. हमने ऑलरेडी ये चीज़ 2 बार डिस्कस कर ली थी और हम इस क्लास के एंड में एक बार और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये तो समझने वाली चीज़ें हैं, राइट? यही समझ नहीं आएगी तो कोई बेसिक ही क्लियर नहीं होगा आप लोगों का. तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है? अब क्या डिस्कस करेंगे हम, हमारा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. ठीक है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. अब ये जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, इसमें हम बेसिकली क्या समझ रहे हैं कि ये जो एटीपी है, ठीक है, ये जो एटीपी है वो सिंथेसाइज एक्चुअली होता कैसे है. ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का जो नॉर्मल क्या होता है, डाउनहिल मूवमेंट होता है इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, रेडॉक्स पोटेंशियल. ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था कि ये क्या होता है, एक रेडॉक्स पोटेंशियल के टर्म में क्या होता है, एक डाउनहिल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू दी फोटोसिस्टम 1. इसलिए क्या होता है, एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है. लेकिन एक्चुअली जो एटीपी है वो सिंथेसाइज होते कैसे हैं, कुछ तो चीज़ इसके लिए क्या होती होगी, रिस्पॉन्सिबल होती होगी, है ना? कुछ तो ऐसा होता होगा कि भाई जिससे ये प्रोसेस क्या हो रहा है, इट इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट. ठीक है, इस एटीपी के सिंथेसिस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट. ठीक है, जब ये ग्रेडियंट बनता है और फिर जब ये ग्रेडियंट टूटता है वापस, ओके, तो आपको अगर एक चीज़, वही चीज़ मैंने जब बताया था डाउनहिल मूवमेंट का भी, तो यही चीज़ बोली थी कि जब हायर से लो पे कोई चीज़ जा रही है, अभी तो रेडॉक्स पोटेंशियल के टर्म्स में था, है ना, कि क्या कर रहा था कि हायर से लोअर पे क्या कर रही थी, एक चीज़ जा रही थी. ओके, तो उस वक्त क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई. वैसे ही क्या होता है कि जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, जो कि क्या है हमारा सेल. ठीक है, तो सेल में भी हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है, अलोंग द ग्रेडियंट अगर चीज चल रही है तो इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, लेकिन अगेंस्ट द ग्रेडियंट चल रही है. और अगेंस्ट द ग्रेडियंट से क्या मतलब था, लो से हाई पे जा रही है. जनरली अलोंग द ग्रेडियंट क्या होता है, हाई से लो पे जाना. ठीक है, लेकिन अगर लो से हाई पे कोई चीज आ रही है, ओके, तो क्या होता है, हमारी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है. ठीक है, एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है. ठीक है, लेकिन अब यहां क्या हो रहा है कि कोई चीज, प्रोटॉन का ग्रेडियंट कहां जा रहा है, हाई से लो पे जा रहा है. इसलिए जब ये ग्रेडियंट टूटता है, ठीक है, तब क्या होता है, हमारी एटीपी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है या सिंथेसाइज होती है. ठीक है, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ होता है, इसके लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब ही अपन क्या समझते हैं, कहीं ना कहीं प्रोटॉन का 2 जगह पे डिफरेंस है ना, प्रोटॉन के अमाउंट का 2 जगह पे क्या है, डिफरेंस है. ठीक है, तो वो डिफरेंस कहाँ कहाँ है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस. ठीक है, वो डिफरेंस कहाँ है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अक्रॉस. ठीक है, कि प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है वो ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ पे इनसाइड दी ल्यूमेन. ठीक है, इनसाइड दी ल्यूमेन. इनसाइड द ल्यूमेन क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट हाई, प्रोटॉन ग्रेडियंट हाई.
ठीक है, ल्यूमेन के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे और ल्यूमेन के बाहर क्या होंगे, प्रोटॉन्स कम होंगे। ठीक है, और ये जब ग्रेडियंट टूटेगा या इस ग्रेडियंट का जब ब्रेक डाउन होगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, ओके, तब क्या हो जाएगा, हमारा एटीपी सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, अगेन इस प्रोसेस को भी मैं बिल्कुल उसमें नहीं जाना चाहती, बिल्कुल थियोरेटिकल टर्म्स में। ठीक है, अपन इसको एक नॉर्मल सिंपल प्रोसेस की तरह समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये समझ लीजिए आप कि हमारी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है, हमारी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन। ओके, और यहां पे क्या प्रेजेंट है, हमारे फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1। ठीक है, और ये साइटोक्रोम्स है। साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, मेनली प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और दीज आर इन्वॉल्व इन दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये क्या प्रोटीन्स होते हैं, ये कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 1 है, और ये क्या है, साइटोक्रोम्स है। ठीक है, और ये साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि किस में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, और ये क्या होते हैं, मेन सब यूनिट होते हैं ऑफ दी ट्रांस मेम्ब्रेन साइटोक्रोम्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, मेन यूनिट भी होते हैं ऑफ दी ट्रांस मेम्ब्रेन साइटोक्रोम्स। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन साइटोक्रोम्स मतलब बेसिकली ये क्या करते हैं, यहाँ पे रोल बता देती हूँ चलो, कि ये जो साइटोक्रोम्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या करेंगे, इस प्रोसेस में मैं बता रही हूँ कि एज अ प्रोटॉन पंप एक्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स भी अपन ने पढ़े। चैनल्स का मतलब क्या था कि भाई ऐसे चैनल्स या ऐसे कुछ रास्ते बन जाते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर विच फैसिलिटेट्स दी डिफ्यूजन और द ट्रैवल और द ट्रांसपोर्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है, वैसे ही ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स समझ लो या कॉम्प्लेक्सेस समझ लो। ठीक है, तो अब ये क्या हुई, हमारी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन हुई। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम 2, साइटोक्रोम्स और फोटोसिस्टम 1। ठीक है, और हाँ, और ये क्या है, हमारा थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन। इनसाइड जो एरिया है, ठीक है, इनसाइड जो एरिया है वो क्या हो गया, हमारा ल्यूमेन। ठीक है, द एरिया दैट इज एनक्लोज्ड बाय द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इज नोन एज द ल्यूमेन। ओके, and the area that is present outside the thylakoid membrane is our chloroplast का स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्ट्रोमा है और ये हमारा ल्यूमेन है। ओके, और एक और चीज कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कोई चलो ये तो ऐसे वाले प्रोटीन्स है जो कि सॉरी प्रोटॉन्स है जो कि ये क्या कर रहा है, पंप किए गए हैं। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी या मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ओके, जो हमारी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है उसकी इनर साइड पे क्या होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, वाटर का ब्रेक डाउन कराता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, वाटर का ब्रेक डाउन कराता है। तो वाटर स्प्लिट हुआ किस में, इलेक्ट्रॉन्स में, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेते हैं जनरली जब ये रिएक्शन शो करते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स एंड O2, ओके, ऑक्सीजन। अब इनमें से क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किसको, फोटो सिस्टम 2 को। ये तो चीज हमको पता है, ये तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब पढ़ा था तब ये चीज पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ दी वाटर से। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्प्लिट होके कहाँ आ गए, फोटो सिस्टम 2 में। ये कहाँ आ गए, फोटो सिस्टम 2 में। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, या जनरली स्प्लिट हो जाता है, इससे अपना कोई काम नहीं है। ठीक है, दिस ट्रेवल्स आउटसाइड दिस मेम्ब्रेन। ओके, अब यहां बच क्या जाते हैं हमारे प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जो अंदर का जो ग्रेडियंट है, जो ल्यूमेन है, ठीक है, उसका जो ग्रेडियंट है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, उसके लिए जितना कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या जितना कि ये जो प्रोटॉन पंप या जो साइटोक्रोम है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए, उतना ही रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारा वाटर स्प्लिटिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसके लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, एक तो वाटर का स्प्लिट होना और एक ये ल्यूमेन से आ जाना। ठीक है, अब ये जो स्प्लिटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये प्रोटॉन्स को यहीं रख रहा है। ठीक है, प्रोटॉन्स कहीं बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं जा रहे, दीज आर स्टिल प्रेजेंट इनसाइड दी ल्यूमेन ओनली। बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ऑक्सीजन बाहर चला गया, प्रोटॉन्स आर स्टिल प्रेजेंट देयर। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 में आया। ठीक है, यहाँ से कहाँ आया इलेक्ट्रॉन, फोटो सिस्टम 2 में आया। ठीक है, फोटो सिस्टम सेकेंड से कहाँ आया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, ये कहाँ आया, इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ कर देते हैं, ये कहाँ आता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से वही बात है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, लाइट एब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए और कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको कहाँ भेज देता है, वापस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, विच बेसिकली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, cytochromes are a part of the electron transport system. These cytochromes are part of the electron transport system. ठीक है, these act as electron transporters. ठीक है, these act as what, electron ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, इसने कहाँ दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, इसने कहाँ दे दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दिया इस मॉलिक्यूल को। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ कि साइटोक्रोम क्या है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि साइटोक्रोम ने इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, साइटोक्रोम ने इलेक्ट्रॉन लिया और ये जो प्रोसेस था, ये क्या था, एक डाउनहिल प्रोसेस। याद आ रहा है कुछ, कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, तो ये जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है, एक डाउनहिल मूवमेंट होता है। ठीक है, और डाउनहिल मूवमेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है, एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी जो यहाँ से बनती है, ठीक है, डाउनहिल मूवमेंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डाउनहिल मूवमेंट। और यहाँ से क्या हुई, डाउनहिल मूवमेंट से एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। ठीक है, अब प्रोटॉन पंप, ये जो साइटोक्रोम है, ठीक है, ये जो साइटोक्रोम है वो क्या करता है कि इस एनर्जी जो रिलीज होती है, ठीक है, ये जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है बिकॉज ऑफ द डाउनहिल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है,
वो उस एनर्जी को क्या करता है, यूज करता है टू पंप दी हाइड्रोजन आयंस और द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा टू दी ल्यूमेन. ठीक है, द एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डाउनहिल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स is consumed or utilized by the cytochrome molecule to pump the protons from the stroma to the lumen. ठीक है, तो ये जो साइटोक्रोम है, ठीक है, ये जहां जो साइटोक्रोम है, इट इज एक्टिंग बेसिकली एज टू मॉलिक्यूल साइड से, है ना. इसके दो रोल्स हैं मैं कहूंगी कि पहला तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है या कैरियर है. ठीक है, ट्रांसपोर्टर है या कैरियर है, प्लस ये क्या है, एक प्रोटॉन कैरियर की तरह भी काम कर रहा है. ठीक है, प्रोटॉन कैरियर की तरह भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है. ठीक है, प्रोटॉन कैरियर की तरह काम कर रहा है, इसको कैरियर ही बोलते हैं. ओके, पंप नहीं, कैरियर. ठीक है, ये क्या कर रहा है, उस एनर्जी को यूजेस एनर्जी. ठीक है, और क्या करता है, जो प्रोटॉन्स है स्ट्रोमा के अंदर, उनको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ल्यूमेन के अंदर. ठीक है, और ये तो अपना तो काम कर दिया, और साइड बाय साइड क्या चल रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आगे क्या हो गया, इसने आगे ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन को, साइटोक्रोम्स ने, या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या हुए, इलेक्ट्रॉन भी आगे ट्रांसफर होते गए, फोटो सिस्टम 1 पे आए, NADP+ से NADPH में बदल गए. ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपना चला, और यहाँ से क्या किया, साइटोक्रोम्स ने H+ को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में ला दिया. ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है, या जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है, इट इज मोर इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड एज कंपेयर टू द स्ट्रोमा, क्योंकि वहां से तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ रहे हैं. ठीक है, तो स्ट्रोमा में कम होते जा रहे हैं और ल्यूमेन में बढ़ते जा रहे हैं. तो दिस सेट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट. ठीक है, दीज एक्टिविटीज सेट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फाइनली, चलो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट तो बन गया. ठीक है, लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था. ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना जो है वो एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था. मैंने यही चीज बोली थी कि जो इस ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन है, ठीक है, जो इस ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन है, वो क्या होता है, इसका रीजन होता है, या एटीपी सिंथेसिस का क्या होता है, रीजन होता है. ओके, अब ये प्रोटॉन तो बन गया. ठीक है, H+ का कंसंट्रेशन या प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ हो गया, ल्यूमेन में. इस वजह से ल्यूमेन का क्या हो जाता है, pH भी डाउन हो जाता है. जहाँ पे हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा है, या जहाँ पे प्रोटॉन्स ज़्यादा, H+ जहाँ भी ज़्यादा होंगे वहाँ pH क्या होगी, कम होगी. तो ऐसे क्या होता है, ल्यूमेन का pH भी कम हो जाता है. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, बनना इज नॉट द रीजन फॉर द एटीपी सिंथेसिस, द टूटना, द ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट इज द रीजन फॉर द एटीपी सिंथेसिस. अब बनना हमने देखा, तो टूटेगा कैसे, the responsible substance or the molecules for the breakdown of this gradient is the ATP synthase. ठीक है, इसके breakdown में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, एंजाइम का, जिसका नाम क्या है, ATP synthase. ठीक है, this is the enzyme which is basically responsible for the breakdown of the proton gradient. ठीक है, अब this ATP synthase enzyme consists of what, 2 parts. ठीक है, this ATP synthase enzyme consists of 2 parts. Okay, first one is the F0 या F0. Okay, and the second one is the F1. Okay, the ATP synthase consists of what, 2 parts. ठीक है, first one is the F0 and second one is the F1. ठीक है,
ये जो एफ नॉट पार्ट होता है ये क्या होता है कि इट इज एम्बेडेड इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है। द एफ नॉट पार्ट इज एम्बेडेड इनसाइड द मेम्ब्रेन, ओके, एंड द embedded inside the membrane, ठीक है, इट इज एम्बेडेड इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड। लेकिन इसका जो F1 पोर्शन है, ओके, दिस इज बेसिकली प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। द F1 इज प्रेजेंट on the outer side of membrane, ठीक है, outer side of the membrane। अब ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल क्या करता है कि these act as a ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स, ठीक है। और ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेल वाली टाइम में, ठीक है, कि दीज आर द चैनल्स विच फैसिलिटेट द डिफ्यूजन, विच फैसिलिटेट्स द डिफ्यूजन ऑफ द या ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कराती है मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ओके। तो ये और ये जो डिफ्यूजन होता है यहाँ पे, दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओके, दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओके। एफ नॉट और F1 या जो मैं कहूँ जो ATP सिंथेज है वो क्या करता है कि इस प्रोटॉन को, इन प्रोटॉन्स को क्या करता है, बाहर स्ट्रोमा में लेकर आता है, ठीक है। ये क्या करता है, इन प्रोटॉन्स को बाहर स्ट्रोमा में लेकर आता है, ठीक है, जो कि फाइनली फिर क्या होते हैं कि जब ये मैं कहूँ कि जब ये मॉलिक्यूल्स F0 और F1 जब प्रोटॉन्स को बाहर लेके आते हैं, ठीक है, थ्रू देयर दिस ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स, ओके, दिस लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट एंड विच लीड्स द ATP सिंथेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ATP, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट, these protons from the lumen are transferred back to the stroma, ठीक है, and this leads this ATP synthase enzyme for the synthesis of the ATP, okay। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक्टिवेशन, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो टूटना है या जो ब्रेकडाउन होना है, दिस लीड्स टू बेसिकली द एक्टिवेशन ऑफ दिस ATP सिंथेस, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द ATP सिंथेस टू गेट एक्टिवेटेड एंड सिंथेसाइज द ATP, ओके। दिस इज बेसिकली द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। दिस इज बेसिकली दी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसको हम वापस से डिस्कस करेंगे, यू कैन राइट इट डाउन, और अगर कंफ्यूजन भी है तो वापस क्लियर कर लो, ओके। सबसे पहली बात हम इसमें समझ क्या रहे हैं, हम इसमें ये समझ रहे हैं कि ATP सिंथेसिस होता कैसे है, ओके। तो पहले बात तो ये कि हम स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व देखेंगे इसमें। सबसे पहले ये क्या है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, ओके, जिसके अंदर जो एरिया एनक्लोज्ड है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन। इसके बाहर वाला जो मेम्ब्रेन के बाहर वाला जो एरिया उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, ओके। और इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, और ये जो साइटोक्रोम प्रेजेंट है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट, इट इज अ प्रोटीन बेसिकली, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स और इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो इनर साइड है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की, यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर स्प्लिट हो रहा है इनसाइड द ल्यूमेन, okay, which leads to the release of these electrons, the protons and the oxygen. Electrons are then transported or transferred to the photosystem. Second, we know that, okay, these electrons
आर एक्सेप्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहां तक भी अपन को पता है. दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर या एक्सेप्टर transfers the electron to the electron transport system. Okay, the cytochromes are also part of the electron transport system. Okay, they basically act as the electron carriers or the electron transporters. Okay, but this movement of the electron acceptor, okay, to the cytochrome or to the electron transport system is a downhill movement, and downhill movement usually results in the release of the energy. Okay, so the energy released by this downhill movement is consumed or is utilized by the cytochrome proteins, okay, here present, okay, which uses the energy, okay, and then pumps or which carries the transfers the hydrogen or the protons present in the stroma inside the lumen. Okay, और साइड में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो तो चल ही रहा है. दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गए फिर फर्दर फोटो सिस्टम 1 में, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द NADPH. ओके, now this proton is transferred from the stroma to the lumen, which leads to the development of the proton gradient. Okay, the proton gradient inside the lumen is more, okay, and the inside the stroma is less. Okay, now the ATP synthesis the ATP synthesis occurs by the breakdown of this gradient. Okay, so the ATP synthase is an enzyme which is responsible for the synthesis of the ATP that is present in this membrane of the thylakoid. Okay, this enzyme consists of two parts, that is the F0 and the F1. Okay, F0 and the F1. Now this F0 part of the ATP synthase is present inside the membrane and the F1 protrudes outside the membrane. Okay, matlab inside the stroma. Now this F0 या this enzyme basically only acts as a transmembrane channel which leads to the transfer or transport of the protons inside the lumen to the stroma. Okay, lumen से बाहर कहाँ आ जाएंगे protons, स्ट्रोमा में लेकर आएंगे. दिस प्रोसेस और दिस breakdown of this gradient leads to the release of the energy, which is then utilized by the ATP synthase to get activated. Okay, when the ATP synthase gets activated, it leads to the synthesis of the ATP, and this is basically the chemiosmotic hypothesis. Okay, this is basically the chemiosmotic hypothesis. Okay, let's start the next topic, that is the Kelvin cycle. Okay, that is the Kelvin cycle. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी केल्विन साइकिल. अब केल्विन साइकिल में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि दिस साइकिल शोज द फॉर्मेशन और दिस साइकिल इज अबाउट द कन्वर्जन of the CO2 or the utilization या fixation of the CO2, and which leads to the formation of the food of the plants. Okay, which leads to the formation of the food of the plants, या मैं कहूँ which leads to the formation of the कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट क्या हो सकता है, ग्लूकोज, शुगर नहीं सॉरी ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टार्च या जो भी अपन कह सकते हैं. ओके, तो केल्विन साइकिल इज बेसिकली अबाउट व्हाट, फिक्सेशन ऑफ द CO2 and conversion या set of reactions which convert or which leads to the formation of the carbohydrate. ठीक है, उससे पहले हम एक और चीज करेंगे. हम इतनी देर से हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर.
ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सारे साइंटिस्ट ने बहुत दिमाग लगाया कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है कौन सा, मतलब इसका नाम क्या है ये। ओके, तो उससे हमें पता चला कि ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, ठीक है, उसको मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि ये टॉपिक बाद में इन्वॉल्व था, बट आई विल टेल यू नाउ कि यहाँ जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर is the ribulose bisphosphate, ठीक है। Ribulose bisphosphate is the primary acceptor in the this electron transport system, ठीक है। This is the primary acceptor in the इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब ये थी एक नॉर्मल प्राइमरी एक्सेप्टर की बात। केल्विन साइकिल स्टार्ट करने से पहले ये चीज आपको बतानी जरूरी थी, ठीक है। उसके बाद दो और चीजें हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं, कि ये जो हमारी लाइट एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है, ये जो हमारी लाइट एनर्जी कंज्यूम होती है, तो दिस बेसिकली या जो CO2 है, ठीक है, CO2 फिक्सेशन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, ओके, इस चीज़ों को लेके भी क्या चले, बहुत सारी रिसर्चेस चली कि भाई CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। तो CO2 फिक्सेशन के फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके, वो दो होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो होते हैं। एक तो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और एक क्या होता है 4 कार्बन मॉलिक्यूल। और राइबुलोज बिसफॉस्फेट जो था हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो क्या था, एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, वो क्या था, एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब CO2 फिक्सेशन के जो प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं वो सबसे पहले क्या होते हैं, 3 कार्बन प्रोडक्ट, और वो क्या था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, ठीक है, जो 3 कार्बन से बना हुआ है, दैट इज द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट था, इट वाज अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, इट वाज अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि क्या था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को हम OAA भी बोल सकते हैं, ठीक है, और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम PGA भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द फर्स्ट प्रोडक्ट्स, एक्चुअली फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट्स ऑफ द CO2 फिक्सेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं किसके, CO2 फिक्सेशन के। और इन्हीं के बेसिस पे हमने क्या किया है, जो प्लांट्स है उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वन इन विच द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज द PGA एंड अनदर वन इन विच द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। लेकिन चाहे कोई भी प्लांट हो, ठीक है, चाहे कोई भी प्लांट हो, the plant has to go or has to perform the Kelvin cycle, ठीक है। इसका केल्विन साइकिल नाम कैसे पड़ा, इसके साइंटिस्ट पे जिसका नाम था मेल्विन केल्विन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द केल्विन साइकिल एंड इट इज अबाउट व्हाट, द CO2 फिक्सेशन व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चाहे कोई भी प्लांट हो, चाहे C3 टाइप का हो या चाहे C4 टाइप का हो, एवरी प्लांट हैज टू गो थ्रू दी केल्विन साइकिल,
ठीक है. नाउ दिस Kelvin cycle basically consists of 3 processes, or I could say कि it is basically divided into 3 steps. ठीक है, it is basically divided into the 3 steps. Okay, first one is the carboxylation. ठीक है, first one is the carboxylation, second one is the reduction, third one is the regeneration. ठीक है, ये किसमें कितने होते हैं? 3 प्रोसेसेस बेसिकली, या 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड वन इज द रिडक्शन, एंड थर्ड वन इज द रीजनरेशन. ठीक है, रिडक्शन आप सबको पता है कि क्या होता है. ओके, लेकिन कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? इट इज द एडिशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, कार्बोक्सिलेशन इज बेसिकली द एडिशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ द CO2 to the substrate group. ठीक है, carboxylation is, you can write it down, carboxylation is the process of the addition of the carboxylic acid. ठीक है, it is the addition, it is the process of addition of the carboxylic acid. Okay, with the help of addition of the CO2 group of the carbon dioxide group to the substrate. ठीक है, to the substrate. अब यहाँ पे हमारा ये substrate कौन सा है? राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, या मैं कहूँ राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट. ठीक है, अब ये जो हमारा राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट है, ठीक है, अब ये जो हमारा राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट है, this is carboxylated with the help of the CO2. ठीक है, it undergoes the process of the carboxylation with the help of the CO2. ठीक है, with the help of the CO2. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट में CO2 को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है. दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड या 5 कार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है, और यहाँ पे क्या करा हमने? एक CO2 को ऐड किया. ठीक है, जो कि कहाँ से आया? एटमॉस्फेयर से आया. ओके, अब ये राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट मिलके और ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मिलके कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन. ठीक है, this addition leads to a formation of 6 carbon compound. ठीक है, this addition leads to the formation of the 6 carbon compound. ठीक है, और ये प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन. ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं? सबस्ट्रेट में CO2 को ऐड करके उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड ऐड करा रहे हैं इस प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट में. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन. ठीक है, एंड कार्बोक्सिलेशन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ द CO2. ठीक है, CO2 जो आ रहा है वो तो यही फिक्स हो गया ना. आगे कहीं आपको CO2 दिख रहा है क्या? नहीं. CO2 फिक्सेशन के लिए भी क्या होता है? यही स्टेप रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, now this leads to the formation of 6 carbon unstable compound. ठीक है, which further breaks down into 2 molecule of 3-phosphoglycerate. ठीक है, 2 molecules of 3-phosphoglycerate. Okay, which further gets reduced to, अब यहाँ तक की बात थी कार्बोक्सिलेशन. ठीक है, यहाँ तक का जो प्रोसेस था इट वॉज बेसिकली दी कार्बोक्सिलेशन. ठीक है, नाउ कम्स द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन. ठीक है, नाउ कम्स द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन. ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है? बेसिकली 2 स्टेप होते हैं. ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है? 2 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहला क्या हो रहा है? ये जो NADPH है, ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड, इट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADP+ में. ठीक है, इसका जब रिडक्शन हुआ था
तो ये कन्वर्ट हुआ था NADP प्लस से NADPH में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब ये यहाँ क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है NADPH अपना, ओके। और दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है कि these two molecules of 3-phosphoglycerate converts into phosphो, या ये वाली साइकिल पढ़ लेते हैं, ठीक है। 1,3-phosphoglycerate, ओके, ग्लिसर एल्डिहाइड, सॉरी, ठीक है। ये शायद विजिबल नहीं है इसलिए मैंने आपको वो नहीं चलाई कि ये जो मॉलिक्यूल्स है 3,3-फॉस्फोग्लिसरेट के, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट नाउ गेट्स रिड्यूस्ड, ओके, एंड कन्वर्ट्स। मैं यहाँ पे साइकिल में कंटिन्यू नहीं लिख रही हूँ, लेकिन ये साइकिल चल रही है, ओके, ये बाहर नहीं जा रहे हैं, ये बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये इसी साइकिल में। दिस गेट रिड्यूस, रिडक्शन में क्या हो रहा है, बेसिकली 2 स्टेप्स हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द NADPH डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द NADP प्लस, ओके, एंड नाउ द 3-phosphoglycerate कन्वर्ट्स इनटू 2 molecules of phosphoglycer aldehyde 3-phosphate, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, 3-phosphoglycerate किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड 3-phosphate में, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, G3P, सॉरी, या शॉर्ट फॉर्म्स को रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ग्लिसर एल्डिहाइड 3-phosphate बन गया, ठीक है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे, इस मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे मत ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ साइकिल देखने की कोशिश करो, ठीक है, कि ये जो 3-phosphoglycerate थे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हुए, ग्लिसर एल्डिहाइड 3-phosphate में, यहाँ भी कन्वर्ट हो गए, ठीक है, और यहाँ भी कन्वर्ट हो गए। ये नाम थोड़ा गलत लिख दिया, लेकिन अगर मैंने इसको मिटाया तो ये पूरा चला जाएगा। तो ग्लिसर एल्डिहाइड 3-phosphate, ठीक है, G3P। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि जो ग्लिसर एल्डिहाइड 3-phosphate जो सिंथेसाइज होता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसर एल्डिहाइड 3-phosphate क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें से जो एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द, यहाँ पे लिख रही हूँ स्टार बना के, 1 molecule of G3P leads to the formation of the carbohydrate। ये क्या करता है, इस साइकिल से बाहर निकल जाता है, ठीक है, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, ओके, विच फर्दर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज सुक्रोज एंड दी स्टार्च, जो कि क्या है, खाने का प्रोडक्ट है प्लांट का, ओके। और बाकी जो ये मॉलिक्यूल होते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड 3-phosphate के, दीज कंटिन्यू दी साइकिल, ठीक है, एंड दे गेट्स इन्वॉल्व इन द रीजनरेशन प्रोसेस, ठीक है। रीजनरेशन किसका, हमारे राइबुलोस बिसफॉस्फेट का, टू कंटिन्यू दिस साइकिल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल यहाँ यूज हो जाता है, बाकी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रीजनरेशन प्रोसेस में क्या लेते हैं, रीजनरेशन हेल्प्स इन रीजनरेशन प्रोसेस, ठीक है। और रीजनरेशन किसका होगा, हमारे राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट का, ठीक है, ताकि ये साइकिल क्या करती रहे, कंटिन्यू करती रहे, ओके। अब इस प्रोसेस में जो यहाँ पे जो रिडक्शन प्रोसेस था, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है
के 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी क्या होता है, कंज्यूम होते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं, ठीक है, इस रिडक्शन प्रोसेस में। और यहाँ जो यहाँ पे जो एटीपी कंज्यूम हो रहा है रीजनरेशन प्रोसेस में, वो क्या होता है, 1 एटीपी, ठीक है, 2 एटीपी और यहाँ पे 1 एटीपी, ठीक है। और यहाँ पे जो NADPH के मॉलिक्यूल होते हैं वो भी कितने होते हैं, 2, ठीक है, वो भी कितने होते हैं, 2। और एक साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड तो 1 ही कंज्यूम होता है, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए फॉर फॉर्मेशन of 1 molecule of glucose, the cycle has to repeat 6 times, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए जो साइकिल है, इट हैज टू रिपीट फॉर 6 टाइम्स, ठीक है, इट हैज टू रिपीट फॉर 6 टाइम्स। और अगर 6 बार अगर ये साइकिल रिपीट हो रही है तो टोटल CO2 कितने कंज्यूम हो रहे हैं, 6 CO2 कंज्यूम होते हैं, ठीक है, 6 CO2 कंज्यूम हो रहे हैं। एटीपी कितने कंज्यूम होंगे, 3 एटीपी हो रहे हैं हर साइकिल में कंज्यूम, तो 3 6 18 एटीपीज कंज्यूम होते हैं, ठीक है। और NADPH कितने होंगे, 6 2 12, 2 NADPH कंज्यूम होते हैं एक साइकिल में, तो 6 2 12 NADPH कंज्यूम होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। और आउटपुट क्या देते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और यहाँ से ADP निकल जाएगा और यहाँ से NADP प्लस निकल जाएगा, ठीक है। तो फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 CO2, 18 ATPs एंड 12 NADPH आर कंज्यूम्ड, ठीक है। एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। क्या है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट क्या हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन इज बेसिकली द एडिशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एडिंग द CO2 ग्रुप टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड या substance, ठीक है, in which CO2 is added from the atmosphere which leads to the carboxylation reaction, ठीक है। It further leads to the formation of a 6 carbon compound, ठीक है, which is unstable, okay. Now this leads to the formation of the 3 carbon compound, that is the 3-phosphoglycerate। ये क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसका नाम क्या है, 3-phosphoglycerate, ठीक है। और इसके क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ऑफ दी 3-phosphoglycerate, ठीक है। ये थी हमारी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। द सेकेंड स्टेप इट्स द रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, 2 काम होता है। पहला इज डोनेशन ऑफ द NADPH इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच कन्वर्ट्स द NADPH टू द NADP plus, okay. So this happens, and the second steps that happens is the conversion of the 2 molecules of 3-phosphoglycerate into 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate, ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, G3P, ओके। नाउ इस साइकिल में से एक जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इन पूरे जो साइकिल होती है ग्लूकोज बनाने की, उसमें से जो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, ठीक है। इनमें से जो 6 मॉलिक्यूल्स या जितने भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate के, इन पूरी साइकिल ग्लूकोज बनाने की वाली में से एक जो मॉलिक्यूल है इसका, इट टेक्स प्लेस इन दी फॉर्मेशन ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, जनरली ग्लूकोज, जो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज में और देन स्टार्च में, क्योंकि ये क्या होता है, स्टोर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, एनर्जी का, ओके। और बाकी जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ चलते हैं, इसी साइक्लिक पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं, विच लीड्स टू और विच इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन और या रीजनरेशन ऑफ दिस
राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में 3 ATP कंज्यूम होते हैं और 2 NADPH कंज्यूम होते हैं। ठीक है, और एक CO2 और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 टाइम्स ये साइकिल रिपीट होती है। तो जो टोटल कंज्यूम्ड प्रोडक्ट्स है वो क्या है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 18 ऑफ ATP एंड 12 ऑफ दी NADPH। ठीक है, ये बेसिकली क्या है हमारी केल्विन साइकिल। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द C4 साइकिल। ओके, एंड वी विल अगेन डिस्कस दिस। ओके, एक रिविजन कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दी C4 साइकिल। दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।